जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। आज है साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज की लास्ट क्लास। और पूरी सीरीज के दौरान आप लोगों ने जो अपने पॉजिटिव कमेंट्स दिए या क्लास इंप्रूवमेंट के लिए जो भी फीडबैक दिए या कंटिन्यूअसली जिन लोगों ने आंसर गिविंग में पार्टिसिपेशन किया, जो भी क्वेश्चन मैं पूछती थी, रेगुलर ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने रेगुलर आंसर करे हैं। वो खुद तो अपना इम्प्रूवमेंट कर ही रहे थे, साथ में दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे थे और अच्छा करने के लिए। और जो आपके फीडबैक आए उससे हमको भी इम्प्रूवमेंट का बहुत अच्छा अवसर मिला। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक पीसीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले जो भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की क्लास में मैंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स इंक्लूड किए हैं, बट उन लोगों के लिए सॉरी जिनके कमेंट्स मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। सभी का सपोर्ट बहुत रहा है इस सीरीज़ के लिए या इस चैनल के लिए कंटिन्यूअस ग्रोइंग के लिए। इसी तरह से आप प्लीज़ आगे भी फ्यूचर में कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए, तो लास्ट क्लास जो बची है वो है विविध का पार्ट 2 मिसलेनियस का, ठीक है? तो इसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं। तो मेन जो विविध में आ रहे हैं वो क्या है? वो है, एक तो संस्थान है, इम्पोर्टेंट संस्थान जो भी इंडिया में है, राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है? उसके बाद है बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स। एक्चुअली विविध का टॉपिक है तो फिर मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है? तो वो हम स्लाइड्स में देखेंगे और जब ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी मैं पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पे, तो फिर इसमें मैं एक लिस्ट भी इंक्लूड कर दूंगी जिसमें सारे जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थान हैं उनका डिटेल रहेगा। तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, साथ में पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल एक्चुअली पार्ट 1 में हमने 60 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज 61 टू 120 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो देखिए कल जो क्लास हुई थी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 60 था वो भी सेम क्वेश्चन था कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर था? ये वाराणसी में था, ना कि गोरखपुर में, ठीक है? तो इसमें से सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो सी हो गया। ये कहाँ पर है? ये है वाराणसी में, ठीक है? और ये दलहन का फोटो आप देख रहे होंगे, कानपुर में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इनकी लिस्ट में इस पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है? अभी मैंने लिस्ट डिस्कस नहीं करी है, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और जब पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगी तो साथ में इसकी लिस्ट भी मैं पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंस्थान का अवस्थित है, ये अवस्थित है बरेली के इज्जत नगर एरिया में, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन में बरेली देकर ना देकर इज्जत नगर भी दे देता है। तो इज्जत नगर बरेली के अंतर्गत एक एरिया का नाम है, तो आप याद रखिएगा बरेली, और बरेली में भी कहा इज्जत नगर बरेली, ठीक है? इज्जत नगर, ये याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRI। CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है? तो ये क्या करता है इंस्टीट्यूट? ये मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च करता है और नई नई मेडिसिन डेवलप करता है, ठीक है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सगंध का मतलब एरोमेटिक, ठीक है? खुशबूदार जो होता है, एरोमेटिक। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है? ये याद रखिएगा आप। एक्चुअली देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं घटना चक्र के, ये ज्यादातर क्या सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आए हुए हैं, इसलिए जो नेशनल लेवल पे हैं वो तो बहुत सारे संस्थान हैं, पर इसमें जो स्ट्रेस दिया गया, इम्फेसाइज किया है आयोग ने, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं उनको लिस्ट में ज्यादातर इंक्लूड किया है। हालांकि और भी है नेशनल लेवल के, जैसे कि आलू का हो गया, गन्ना इसका
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हो गया, ठीक है, उनको भी इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट संस्थान है। तो आप देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या-क्या मेन आ रहे हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट की लिस्ट मैं प्रोवाइड कराऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा फिर असुमेलित है, ठीक है? तो इसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि CDRI अभी हमने देखा कहाँ, लखनऊ में है। फिर है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता। तो ये गलत है, ठीक है? ये कोलकाता में नहीं है, ये हैदराबाद में है। सॉरी, हैदराबाद नहीं, तमिलनाडु में है ये, ठीक है? तो ये बी हो गया इसका, कराईकुडी तमिलनाडु में, कोलकाता नहीं, ठीक है? तो नहीं पूछ रहा था सुमेलित, तो ये हो गया, बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज मतलब पशुओं के रोगों से संबंधित लेबोरेटरी, ये है भोपाल में स्थित, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बहुत हार्ड नहीं है याद रखने, जो संस्थान की लिस्ट है, अगर आप लिस्ट को, जो मैं लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, आप 2-3 बार उस लिस्ट को देख लेंगे ना अच्छी तरह से, तो इजीली आपको सारे संस्थान के नाम जो है वो याद हो जाते हैं कि कौन सा किस सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं में एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो CSIR से का संस्थान नहीं है। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, तो या तो साइंटिफिक से रिलेटेड है या इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऐसा नहीं लग रहा। अब पहला वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, तो देखिए मेडिसिनल है तो साइंस से रिलेटेड तो लग रहा है ये नाम, ठीक है, तो ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बॉटेनिकल में भी, बॉटेनिकल क्या होता है, एक तरह का साइंस है बॉटनी, ठीक है, तो ये हो गया। फिर मतलब ये नहीं हो गया इसमें CSI का। फिर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, देखिए पैलियो बॉटनी क्या होता है, जीवाश्म से संबंधित होता है, ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि पेड़ों के जीवाश्मों से संबंधित, ठीक है, तो पैलियो बॉटनी जो है वो CSIR का पार्ट नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, पैलियो बॉटनी। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो ऑब्वियसली इसका साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पार्ट होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया C। फिर क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो मानसिक रूप से विकलांग के लिए कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो CDRI वही है, तो लखनऊ में है ये, तो A का 4 हो गया, A का 4 होते ही आंसर क्या आ गया हमारा? C आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, लेप्रोसी मतलब कोढ़ संस्थान, ठीक है, तो आगरा में है ये, तो B का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MNNIT बोलते हैं, NIT उत्तर प्रदेश, तो NIT उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, ठीक है, तो C का 1 हो गया। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, और कानपुर में क्या था? दलहन संस्थान भी कानपुर में था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कानपुर में 2 चीजें हो गई अभी तक, शुगर और दलहन, ठीक है, दालें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, ये हम देख चुके हैं, सही है ये, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में। अच्छा, अब आप देखिए शब्दों को कैसे एनालाइज करते हैं। उपोष्ण उद्यान आ रहा है, उपोष्ण का मतलब उष्ण आ रहा है, इसमें उप प्लस उष्ण, उष्ण का मतलब गर्म, हॉट, लेकिन श्रीनगर क्या है? सभी को पता है, कश्मीर में, कश्मीर की कैपिटल, ठीक है, तो क्या है? श्रीनगर ठंडा है। तो अब उपोष्ण श्रीनगर में तो कुछ कोरिलेटेड लग नहीं रहा कि अगर कोई उपोष्ण का बनाएंगे तो कोई इतनी ऊपर ठंडी जगह पर जाकर क्यों संस्थान बनाएंगे? भाई जहां पर गर्मी होती होगी वहीं पर बनाएंगे। तो एक तरह से अगर आप लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो श्रीनगर का ऑप्शन इसमें से कट हो जाएगा, ठीक है, तो यही है कि बी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये ठीक है। उसके बाद भारतीय दलहन हम देख चुके हैं कि कानपुर में। अच्छा, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए
कि अगर ये श्रीनगर में नहीं है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो कृत्रिम अंग मतलब क्या बोलते हैं इसको? जैसे किसी का पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है? तो आर्टिफिशियल लिम्स जो होते हैं निर्मित, वो कहाँ होते हैं निर्माण निगम? वो है कानपुर में, ठीक है? ये चीज आप याद रखिएगा। तो कानपुर में क्या हो गया? दलहन हो गया, शुगर टेक्नोलॉजी हो गई और कृत्रिम अंग निर्माण हो गया। 3 चीज हो गई अभी तक। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छापन। अंगुली छापन का मतलब फिंगरप्रिंट, ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंट। और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये अवस्थित है, याद रखिएगा, हैदराबाद में, ठीक है? हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय है रोम में स्थित, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। चावल शोध, चावल का है कटक में, ये आप याद रखिएगा। चावल का कटक में और आलू का शिमला में, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा, चावल का कटक में और आलू का शिमला में, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे गए हैं आयोग द्वारा। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 है। उसके बाद सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया और ये 2 आते ही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है? और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर में, ठीक है? एगमार्क, एगमार्क, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। अब देखिए, ऊपर हमने देखा था राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है? राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर था? शिमला में था, ठीक है? ये हमने देखा था ना यहाँ पर। केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ये तो था शिमला में। अब ये बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय की, इंटरनेशनल की, ठीक है? तो इंटरनेशनल का कहाँ पर है? ये है पेरू, ठीक है? लीमा, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? लीमा सिटी। और कौन सी कंट्री में? पेरू कंट्री में। तो आप ये देख रहे होंगे कि पेरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में आता है पेरू कंट्री। और ये लीमा जो है ये पैसिफिक ओशियन की तरफ फेसिंग करके एक सिटी है पेरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो असुमेलित जोड़े का चयन NBRI कोलकाता, ये अभी हम देख चुके नहीं, ये नहीं देखा था। NBRI का कोलकाता है, ये गलत है, ठीक है? इसका लखनऊ है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। फिर IISR लखनऊ, NPL नई दिल्ली और IISc का बेंगलुरु, क्लियर? NBRI का क्या मतलब है? NBRI का मतलब है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? पादप अनुवांशिक, ठीक है? प्लांट जेनेटिक, ये है न्यू दिल्ली में, क्लियर? फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान। तो याद रखिएगा, बकरियों पर, गोट्स का कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो मखदूम नामक जगह में है, मथुरा में, वहां पर है, क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है? फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि क्या है? एक तरह का हार्मोन है, ठीक है? तो किसमें है? ये मेल हार्मोन है मुख्यतः। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 2 में है। उसके बाद कोडीन, कोडीन क्या है? कोडीन एक बेहोशी की दवा होती है, ठीक है? तो बी का 1 हो गया, बी का 1 और बी का 1 होते ही आंसर क्या आ गया? फिर ए आ गया, ठीक है? उसके बाद क्रचुक एक रबर का स्रोत है और यूजेनॉल जो है वो लौंग का सुगंधित तेल होता है, ठीक है? तो यूजेनॉल याद रखिएगा, लौंग का सुगंधित तेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉइड गर्भनिरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? तो CDRI अभी हमने देखा संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या काम है इसका? ड्रग का मतलब दवाइयाँ, दवाइयों का रिसर्च करना और नई दवाइयाँ बनाना, ठीक है? तो
इसने कौन-सी दवा विकसित की है? इसने एक गर्भ निरोधक गोली विकसित की है जो कि है नॉन स्टेरॉइड, ये याद रखिएगा, ठीक है? नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसका नाम है सहेली के नाम से भी इसे जाना जाता है और छाया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो सहेली या छाया के नाम से, तो इसमें ए ऑप्शन हो गया कि सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स होता है एक विष जो जैव युद्ध में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और एंथ्रेक्स से क्या हो जाता है, जैव युद्ध का मतलब क्या होता है कि युद्ध के टाइम पर, जैसे नॉर्मली तो युद्ध में क्या होता है, वेपन्स का यूज किया जाता है, लड़ाइयों के लिए अस्त्रों का यूज किया जाता है। लेकिन जो जैव युद्ध होता है वो कैसे होता है, उसमें जैविक बैक्टीरिया या वायरस छोड़ दिए जाते हैं शत्रु की सेना पर, और फिर जो शत्रु की सेना होती है उन बैक्टीरिया या वायरसेस से इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो उसी में से एक तरह का जैव युद्ध का साधन है एंथ्रेक्स, ठीक है? उसमें क्या होता है, इस टाइप से बॉडी में ब्लिस्टर्स जैसे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया हमने बीमारी देखी थी जब हमने रोगों वाला चैप्टर पढ़ा था। कौन सा रोग था ये? जेनेटिक डिजीज है थैलीसीमिया, ठीक है? तो दोषी जीन से उत्पन्न रोग होता है। तो बी का 1 हो गया इसमें, ए का 4 और बी का 1, ठीक है? तो आंसर क्या इसका हो गया? ए हो गया। उसके बाद सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है? गर्भ की किराएदारी, ठीक है? जैसे किसी लेडी को अगर बेबी नहीं होता, उसमें कुछ डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से वो नहीं होती, मतलब वॉलंटरली, कभी-कभी कई बार आजकल तो बॉलीवुड स्टार है जो वॉलंटरली कंसीव नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, एक अनदर फीमेल को हायर कर लेते हैं और उसके अंदर फिर बेबी को डेवलप करवाते हैं और फिर उसे डिलीवरी के मतलब डिलीवरी वो दूसरी वुमेन के द्वारा होती है और उसे जितना उसका अमाउंट होता है वो पे कर दिया जाता है, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? गर्भ की किराएदारी बोलते हैं। तो इसको जो टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, उसको सरोगेसी के नाम से जाना जाता है। फिर ट्रांसजेनिक्स क्या होती है? ट्रांसजेनिक्स मतलब, जेनिक्स का मतलब जीन से रिलेटेड, तो जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान, ठीक है? तो ये ट्रांसजेनिक्स होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये देखिए लास्ट में दिया गया है एंटीबायोटिक क्विनिन। तो क्विनिन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। क्विनिन क्या है? मलेरिया रोधी दवा होती है, ठीक है? मलेरिया रोधी दवा होती है और इसमें क्या दे रखा है? एंटीबायोटिक। तो बायोटिक नहीं होती है, तो आंसर इसका क्या हो गया? टी हो गया। सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, क्लियर? अच्छा बताइए, एंटीबायोटिक नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ठीक है? यही तो हुआ कि भाई एंटीबायोटिक का यूज करके मलेरिया को ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब एंटीबायोटिक का यूज कब करेंगे? जब बैक्टीरियल डिजीज होगी। लेकिन मलेरिया कौन सी डिजीज है? कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने बताया था, पे काम सॉप। कौन सी डिजीज थी? मलेरिया। किसके द्वारा जनित थी? ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में और इसमें एक असली 165 मिलियन साल पहले के कंकाल का जो है वो स्केलेटन भी शोकेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। तो जो तमाशा दिखाने वाले भालू होते हैं वो रीछ होते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। तो चींटी का जो मस्तिष्क होता है वो उसके शरीर के रेशियो में बड़ा होता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा कि उसके अगर शरीर का मेजरमेंट किया जाए और उसके मस्तिष्क का और उन दोनों का रेशियो निकाला जाए, इन चारों में से, मतलब चींटी, हाथी, डॉल्फिन और मानव का, तो सबसे ज्यादा रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा? चींटी का आएगा, ठीक है? निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी कौन होते हैं? मधुमक्खी, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो क्या किया गया कि मधुमक्खियों को ट्रेन किया गया एक्चुअली बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए, और उसके लिए किया क्या गया, जो सुगंधित पुष्प थे, मधुमक्खी क्या होती है? फूलों का रस चूसती है, तो उसे ट्राइनाइट्रोटोलुइन के साथ में मिक्स कर दिया गया, ठीक है? बारूद के साथ में मिक्स कर दिया गया और फिर उसको रख दिया गया। तो मधुमक्खियों को ये सेंस हो गया कि जहां पर बारूद है वहां पर मतलब वहां पर हमें रस भी मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो गई उस डायरेक्शन में जाने के लिए।
तो इस तरह से मधुमक्खियों को भी ट्रेन किया जा सकता है, मतलब अपने इसके लिए, इकोनॉमिक या बेनिफिट के लिए। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मधुमक्खियों के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है? छत्ता बनाती हैं, वो शहद बनाती है, ये तो सभी को ही पता होगा। तो उस छत्ते में क्या रहता है? एक रानी हेड रहती है, रानी मधुमक्खी रहती है, और उसके जो हंड्रेड्स नर रहते हैं, फिर मेल रहते हैं, और उसके बाद कई थाउज़ेंड्स जो होते हैं, वो उसके सर्वेंट्स होते हैं उस छत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय रोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट। तो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, उनका नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है? क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है? तो ये आप फोटो देख रहे होंगे साइड में, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड जी की फोटो है। फिर नेक्स्ट है, गति प्रेरक का कार्य होता है। गति प्रेरक का जो इंग्लिश मतलब होता है, वो होता है पेसमेकर, ठीक है? पेसमेकर। तो जैसे हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा, जिसका जो कोई रोगी है, हार्ट पेशेंट है, उनका हार्ट ढंग से पंप नहीं कर रहा, तो पंप को रेगुलेट करने के लिए कि वो एक नॉर्मल गति से हार्ट पंप करे, उसके लिए क्या करते हैं, हार्ट में पेसमेकर इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये जो आप डिवाइस देख रहे होंगे, ये पेसमेकर डिवाइस है, ठीक है? तो पेसमेकर को कर दिया जाता है, तो ये क्या करता है, ये झटके जैसे देता है हार्ट हार्ट को, ठीक है? और उन झटकों की वजह से फिर इम्पल्स जनरेट होता है, और इम्पल्स की वजह से ब्लड हमारी जो पेशेंट होता है, उसकी बॉडी में एक नॉर्मल गति से फ्लक्चुएट रोटेट करने लगता है, सर्कुलेट करने लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये हृदय स्पंदन को समंजित करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है? तो बी हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एसए नोड्स के नाम से, ठीक है? एसए नोड्स, ये उसका शायद साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है? तो एसए नोड्स नाम याद रखिएगा, पेसमेकर। और पेसमेकर किसके लिए? हार्ट के लिए, हार्ट के रेगुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वह है। तो देखिए, निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण होता है कि नॉर्मली जो हमारी बॉडी है, उसमें 60% रहता है वाटर, ठीक है? जो नॉर्मल बॉडी वेट है, उसका 60% वाटर है। पर कई बार होता है गर्मियों में कि कंटिन्यूअसली पानी नहीं पियो और पसीना आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो क्या होता है कि बॉडी से पानी की, पसीने के रूप में पानी निकल जाता है, और बॉडी में हमारे पानी की कमी हो जाती है। या कभी ऐसा होता है कि किसी को दस्त लग जाते हैं, उल्टी आने लगती है, तो उससे भी क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है? तो शरीर में उसकी वजह से क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी बॉडी से सॉल्ट कम हो जाता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि अगर किसी को उल्टी या दस्त की शिकायत होती है, तो डॉक्टर क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का घोल देते हैं पीने के लिए। तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी को रिचार्ज करते हैं, ठीक है? तो जो सोडियम क्लोराइड है, वो हमारी शरीर से लुप्त हो जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निर्जलित व्यक्ति को, अब दोनों क्वेश्चन देखिएगा कि कितने इंटरेस्टिंग है, और कैसे कोरिलेट करेंगे, और कैसे आंसर जो है वो डिफर करेगा, ठीक है, लॉजिक से। तो ये है कि निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। जो निर्जलित मतलब ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो गया, उसको क्या नहीं पीना चाहिए? उसको समुद्री जल नहीं पीना चाहिए, ठीक है? अब आप कहेंगे भाई क्यों नहीं पीना चाहिए? अभी ऊपर तो बताया कि सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, और समुद्री जल में तो खूब नमक होता है, लेकिन हम क्यों नहीं पिए? तो वो इसलिए नहीं पीना चाहिए कि जो, मतलब हमें ऐसी चीज़ पीनी चाहिए। देखिए, खाली अगर समुद्री जल पी लिया, तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में NaCl को तो बढ़ाएगा, पर साथ ही जो उसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है NaCl का, ठीक है? तो जो हमारी बॉडी का बाकी का बचा हुआ पानी है, वो उसे भी खींच लेगा, ठीक है? वो भी मांसपेशियों से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सांद्रण है, जो कॉन्सेंट्रेशन है समुद्री जल का, वो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होगा, ठीक है? और नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होगा, तो हमने देखा है कि जो फ्लो होगा, मतलब जो जैसे 2 द्रव हैं, 2 द्रव रखे हुए हैं, ठीक है? एक द्रव है जिसमें हाई Cl है, और एक है जिसमें लो Cl है। तो हमेशा क्या होगा कि एक जैसे द्रव होना चाहेंगे, तो
लो से हाई की तरफ जो है वो सर्कुलेशन होने लगेगा। तो मोटा-मोटी ये बात समझ लीजिए कि जितना भी हमारी शरीर में बचा हुआ सोडियम क्लोराइड है, वो भी मांसपेशियों से निकल के बाहर खींच लेगा समुद्री जल। इसलिए समुद्री जल को निर्जलीकरण के दशा में नहीं पीना चाहिए, ठीक है? बाकी चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल बाकी की जो तो तीनों चीज़ें हैं, वो क्या करेंगी, वो इतनी क्वांटिटी में हार्म नहीं पहुँचाएँगी बॉडी को, जितनी क्वांटिटी में समुद्री जल पहुँचाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा अच्छी तरह से कि समुद्री जल को नहीं पीना चाहिए। बाकी जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पानी में घोलकर उसकी लाइट थोड़ी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है? तो वो थोड़ी क्वांटिटी क्या करती है, वो हमारी बॉडी को रिचार्ज करती है, ना कि हमारी बॉडी के पानी को और खींच लेती है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है, देखिए, जैसे नॉर्मल गर्मी है, आर्द्रता नहीं है, तब तो क्या होता है, हमारी बॉडी से पसीना आता है और उड़ जाता है। और जब पसीना जाता है ना हमारी बॉडी को छोड़कर, तो फिर हमें ठंडक का एहसास होता है। लेकिन अगर वायु में ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता पहले से मतलब हवा में पहले से पानी के कण हैं, तो वो फिर हमारी बॉडी का जो पसीना है वो वाष्पित नहीं हो पाता। तो वो हमारी बॉडी से ही चिपका रहता है, और चिपका रहता है तो और गर्म करता रहता है बॉडी को। तो हमें इसलिए ह्यूमिडिटी के टाइम उलझन होने लगती है। अगर वो पसीना हमारी बॉडी को छोड़ के हवा में चला जाए, तो फिर हमारी बॉडी को ठंड का एहसास होगा। तो इसका मतलब है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। आंसर इसका क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पुष्प का नाम आप याद रख लीजिएगा, रेफलेसिया, ठीक है। तो ये इतना बड़ा पुष्प होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये पुष्प है और ये मानव का फोटो है, ठीक है। तो लगभग मानव का हाफ क्वांटिटी आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा लग रहा है ये रेफलेसिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? तो बीज के अंकुरण के लिए, तो अंकुरण का मतलब स्प्राउट्स निकलने के लिए। तो देखिए, इसे आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपको नहीं भी पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप देख लीजिए कि घरों में जो हम स्प्राउट्स बनाते हैं, किचन में बनाते हैं ना वो स्प्राउट्स, तो क्या करते हैं, हम दाल को भिगो के रख देते हैं और उसके बाद उसका पानी निकाल दीजिए और उसे गीले कपड़े में बांध दीजिए और किचन में ही रखा रहने दीजिए आप। तो क्या होगा, उसमें से अंकुर निकल आएँगे। तो अंकुर जर्मिनेशन का मतलब, बीज के अंकुरण का मतलब जर्मिनेशन, ठीक है? जर्मिनेशन। तो अंकुर निकलने के लिए हमने क्या देखा कि अगर हमने किचन में भी उसको रखा रहने दिया, तो उसमें से अंकुर निकल गए। तो किचन में देखिए, इसमें से क्या नहीं है? आर्द्रता तो है, ऑक्सीजन है और तापमान भी है, लेकिन लाइट नहीं है, ठीक है? तो लाइट की ज़रूरत नहीं होती जर्मिनेशन के लिए, लेकिन उसके बाद अगर पेड़ को ग्रो करना है, तो फिर उसे लाइट की ज़रूरत होगी। तो इनिशियल स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि लाइट हो, तो जर्मिनेशन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए आंसर हो गया, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो क्या है, देख लेते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का किसमें यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड होता है कृत्रिम हीरा, ठीक है? ये याद रखिएगा, कृत्रिम हीरा। जो नेचुरल हीरा होता है वो तो सिर्फ कार्बन का बना हुआ होता है, पर जो आर्टिफिशियल डायमंड बनाया जाता है, वो किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया, तो ए का 3 ये हो गया। उसके बाद कार्बन तंतु का उपयोग किया जाता है, कार्बन फाइबर का, वायुयानों में, ठीक है। तो बी का 4 हो गया, तो बी का 4, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में, ये तो सभी को ही पता है, और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन प्रशीतक में, ठीक है। तो प्रशीतक में, और यही क्या है, ये सीएफसी, इसको क्या लिखते हैं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो नहीं, अच्छा, ये वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन का प्रशीतक के रूप में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आप याद रखिएगा, रेयॉन, ठीक है। एस्पार्टम जो होता है वो संश्लेषित मधुरक होता है, मतलब स्वीटनर होता है, ये स्वीटनिंग एजेंट होता है। तो जैसे आप देखते होंगे कि शुगर फ्री जो चीज़ें आती हैं, शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नियोप्रीन एक रबर होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन किसको दिया जाता है? दूध देने वाले पशुओं को भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो ज़्यादा दूध दे सके, ठीक है।
और रेयॉन क्या होता है? रेयॉन स्टार्च नहीं होता, रेयॉन होता है कपड़ा, ठीक है? तो रेयॉन ये होता है क्लॉथ। ये फ़ोटो गलत लग गई एक्चुअली, फ़ोटो ऊपर होनी चाहिए थी यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ। तो रेयॉन इस तरह का कपड़ा होता है, तो आप जैसे नॉर्मली जो देखते होंगे पर्दे वगैरह जो चिकने कपड़े के बनते हैं, वो रेयॉन के बने हुए होते हैं, ठीक है? फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर वही है रेयॉन, रूपांतरित स्टार। अच्छा, फ़ोटो सही लगी है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक्चुअली। 2022 में देखिए, 2022 में और 2015 में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है? तो फिर से वही आ गया, थोड़ा-सा चेंज करके दे दिया, रेयॉन अभी भी वही हैं और बाकी थोड़े से जो ऊपर-नीचे के थे वो चेंज कर दिए हैं, ठीक है? तो ऊन क्या होता है? ऊन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है? नेचुरल प्रोटीन होता है, ये ठीक हो गया, तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। रबर प्राकृतिक बहुलक होता है, फ्लोरीन जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है? ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी केमिस्ट्री की क्लास में, फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। और जो रेयॉन है वो रूपांतरित स्टार्च नहीं होता, वो क्या होता है? वो एक तरह का पॉलीमर होता है, ठीक है? ये आप याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो ये नहीं पचा पाता रेशे को, मतलब कि जो घास वगैरह होती है, तो वो नहीं पचा पाता है सूअर, ठीक है? डी आप याद रखिएगा। सूअर क्या होता है? सूअर ओमनिवोर होता है, मतलब शाकाहार और मांसाहार, वेजिटेरियन भी खाता है, नॉन वेजिटेरियन भी खाता है, ठीक है? तो ये रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता, तो डी याद रख लीजिएगा आप, सूअर। फिर है जीव अंतःक्षेपक। जीव अंतःक्षेपक का मतलब बायो इंजेक्टर। ये क्या होता है? ये बायो इंजेक्टर होती है एक्चुअली पेनलेस नीडल, ठीक है? नीडल पेनलेस और नीडललेस इंजेक्शन होता है। वेदना रहित पेनलेस और सुई विहीन मतलब नीडललेस, नीडललेस, ठीक है? और अंतःक्षेपक का मतलब इंजेक्शन, ठीक है? तो ये होता है, तो ये इस तरह की नीडल होती है। तो देखिए, जैसे नॉर्मल जो सिरिंज होती है वो तो क्या होती है? इस तरह से मेटल की टिप लगी रहती है, उसे डॉक्टर स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर ऊपर से प्रेस करते हैं, तो जो इसके अंदर की दवा होती है वो हमारी स्किन में चली जाती है, ठीक है? लेकिन जो ये इंजेक्टर होते हैं नीडलेस पेयरलेस, इनमें क्या होता है? इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है? तो जब इंजेक्शन को प्रेस किया जाता है ना, तो स्किन से ही, ये स्किन के पोर से ही हमारी बॉडी में दवा इस तरह से अंदर चली जाती है, ठीक है? तो इसके लिए नीडल की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर का प्रेशर इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि दवा बिना नीडल के ही स्किन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 1982 में एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया था, उसको नाम दिया गया था जार्विक 7, ठीक है? तो कृत्रिम हृदय था ये इस तरह का, और इसे ट्रांसप्लांट किया गया था 1982 में, और इसको बनाया जो था वो रॉबर्ट जॉर्विक नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? जार्विक, ठीक है? रॉबर्ट जॉर्विक के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ज्वरनाशी पैरासीटामोल मतलब फीवर किलर, ठीक है? तो फीवर में दिया जाता है पैरासीटामोल, याद है, पता है, सभी को ही पता है लगभग, ठीक है? बहुत ही कॉमन नेम है पैरासीटामोल का। उसके बाद प्रतिफेन कारक मतलब काउंटर वेलिंग पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स, ठीक है? तो ये याद कर लीजिएगा कि काउंटर वेलिंग जो होता है वो पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स होता है, ठीक है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। उसके बाद एंटीसेप्टिक एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो होता है पूतिरोधी, पूतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक। तो एस्पिरिन जो होता है, हम पढ़ चुके हैं कि एस्पिरिन किस में यूज हो रहा था, पिछली क्लासेस में रोग वाली में हमने देखा था। एस्पिरिन जो दवा है, एक तो वो एंटी एनेक्साइटी के लिए यूज हो रही थी, बेचैनी के लिए, और दूसरी हार्ट डिजीज में भी यूज हो रही थी, ठीक है? तो यही हो जाएगा, एंटीसेप्टिक नहीं है एस्पिरिन, ठीक है? आंसर क्या हो गया? सी हो गया। उसके बाद अस्थि क्षय रोधी, अस्थि का मतलब बोन, क्षय का मतलब डिग्रेडेशन, तो बोन डिग्रेडेशन को कम करने वाली, रोधी का मतलब रोकने वाली, तो कैल्सीफेरॉल। तो ये तो सही हो गया कि हड्डियों से रिलेटेड है, तो कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, ठीक है? तो ये भी सही है, तो आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? तो देखिए, एक नाम जो जरूर याद रखिएगा सरसों के तेल में मिलावट का, वो है आर्जीमोन का तेल, ठीक है?
सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आर्जिमोन का तेल। पिछली भी हमने क्लास थी, उसमें भी सेम को मतलब सेम नहीं, इस नाम पे क्वेश्चन आया था सरसों के तेल में मिलावट का। वो कौन-सा था कि इनमें से कौन-सा मिलावट के लिए प्रयुक्त नहीं होता, और उसका आंसर क्या था? राइस ब्रान ऑयल था, ठीक है? अब वही चीज़ यहाँ पर आ गई है फिर से कि कौन-सा मिलावट के लिए सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं आर्जिमोन का तेल, और जो आर्जिमोन का तेल है वो किससे निकलता है? वो इस तरह के फूल से निकलता है, ठीक है? ये आप दाने देख रहे होंगे, ये दाने होते हैं, और ये एक तरह का पोस्ता दाना है, ठीक है? काले रंग का पोस्ता दाना है। इसे आप मस्टर्ड मत समझिएगा, बिल्कुल ये सरसों के दाने की तरह लगता है, इसलिए इसे सरसों में मिला दिया जाता है और फिर उसको तेल निकाला जाता है उसका। तो ये होता है एक तरह का पोस्ता के बीज, ठीक है? सरसों के तेल की मिलावट के लिए। अच्छा, जब मिलावटी सरसों का तेल खाते हैं, तो एक बीमारी हो जाती है, वो उस बीमारी को बोलते हैं ड्रॉप्सी, ठीक है? ये नाम आप याद रख लीजिएगा, ड्रॉप्सी की बीमारी हो जाती है। ड्रॉप्सी में क्या होता है कि अनियंत्रित मतलब विकार हो जाता है एक तरह से हाथों पैरों में सूजन जैसा। तो ये देखिए, आप सूजन जब किसी को होती है तो क्या होता है, एक पिंच करिए अगर आप उंगली से सूजन वाली जगह पे, तो गड्ढा जैसा पड़ जाता है, ठीक है? तो यही ड्रॉप्सी की बीमारी होती है कि बहुत एबनॉर्मल तरीके से हाथ पैर फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, ठीक है? ये याद रखिएगा आप, ये स्पेशल तरह का एक नया हथियार जो आप बोल लीजिए शत्रुओं के लिए, मस्टर्ड गैस, ठीक है? तो मस्टर्ड गैस छोड़ दी गई थी, और क्या हुआ था कि शत्रु सेना पर जो लोग थे उनके पूरी स्किन पे बहुत बड़े-बड़े से छाले पड़ गए थे, और उन छालों की वजह से फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो मस्टर्ड गैस नाम याद रखिएगा, बहुत ही हानिकारक जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, फल तथा सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उस पर वैक्स कोटिंग कर दी जाती है, मोम की कोटिंग कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है पतली से। तो कई बार आपने देखा होगा कि सेब के ऊपर मोम की परत बहुत कॉमन है, ठीक है? तो उसको क्यों क्यों मतलब करा जाता है? उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो जैसे ट्रांसपोर्ट करना है सब्जियों का या वेजिटेबल्स, सब्जियों का या फ्रूट्स का, एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी, या कई बार होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, एक देश से दूसरी देश भेजी जाती हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो बहुत टाइम लगता है, और फल और सब्जियां तो जल्दी खराब हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, उन पर वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है? तो भंडारण काल, उनका स्टोरेज टाइम, भंडारण का मतलब स्टोरेज टाइम बढ़ जाता है उनका, स्टोरेज टाइम, ठीक है? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका, मृत्तिका का मतलब होता है क्ले, इंग्लिश में क्ले बोलते हैं, ठीक है? अधिक जल धारण करती है, तो ये ठीक है, ये क्ले का फोटो है साइड में। तो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, या जैसे काली मिट्टी होती है जो भारत में पाई जाती है, वो क्या है, क्लेई सॉइल है, ठीक है? तो वो बहुत अधिक जल को कैप्चर कर लेती है, वाटर को कैप्चर करके रखती है। इसका रीजन दिया गया है कि मृत्तिका में राद्राकांश, बड़े आकार के, राद्राकांश का मतलब होता है दो कणों के बीच की जगह, वो बहुत बड़ी होती है। तो देखिए, अगर दो कणों के बीच की जगह बड़ी होगी, तो वो तो वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगी ना, पानी उसके बीच में फंसा ही नहीं रह पाएगा, वो तो गिर जाएगा नीचे, तो ड्रेन हो जाएगा वो पूरा वाटर। तो ये गलत है, ठीक है? जो राद्राकांश बड़े बड़े होते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं डेजर्ट सॉइल के, ठीक है? जो बालू देखते होंगे, इसके बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पानी ये होल्ड नहीं कर पाता इस वजह से, ठीक है? तो ये गलत है, इसमें राद्राकांश जो होते हैं मृत्तिका के, क्ले के, वो छोटे होते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सुपोषण देखिए, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, कोई जैसे पानी का जल निकाय है, वाटर बॉडी है कोई, उसमें क्या हुआ कि एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आ गए, जैसे कि जो वेस्ट है हमारा, जो सीवर वेस्ट है, जैसे कभी कभी पानी में छोड़ दिया जाता है, तो सीवर वेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो सीवर वेस्ट में चले जाते हैं, ठीक है? तो खाना ही होता है सीवर वेस्ट में, एक तरह से सड़ा हुआ खाना, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है कि जो पानी है उसकी फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जीवों को एकदम से खाना मिल गया ज्यादा, तो बहुत सारे जीव हो गए फिर तो खान मतलब पोषक तत्व लेके,
तो क्या होता है कि इतनी संख्या में जीवों की वृद्धि से जो पानी में ऑक्सीजन है वो फिर कम पड़ जाती है, ठीक है? सभी को जीवों के लिए कम पड़ जाती है कि पहले कम जीव थे, फिर ज़्यादा जीव हो गए। तो पानी का सुपोषण हुआ, लेकिन पानी में क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है? तो इसमें क्या है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है सुपोषण, तो सही हो गया ये। और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, तो ये भी सही हो गया, ठीक है? तो दोनों सही हो गए। आंसर क्या हो गया इसका? सी, 1 और 2। अच्छा, क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद भी फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि और क्लासेस आएँ, तो आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ जैव निम्नीकरण करणीय है? मतलब जैव निम्नीकरणीय का मतलब बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? बायोडिग्रेडेबल। तो ये कौन-सा है? प्लास्टिक के कप क्या होता है? ये तो मैन मेड है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल कौन-सी चीज़ होती है? जो प्राकृतिक होती है। नेचुरल चीज़ बायोडिग्रेडेबल होती है, और मैन मेड जो होती है वो परिष्कृत हो जाती है। तो वो जैवों को उसे निम्नीकृत करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, या वो होती ही नहीं है, ठीक है? तो प्लास्टिक के कप नहीं होंगे, काँच भी नहीं, एल्यूमीनियम फॉइल भी नहीं, ठीक है? आंसर क्या इसका हो गया? बी, ठीक है? सब बायोडिग्रेडेबल कौन है? ऊन है, क्योंकि ऊन नेचुरल फाइबर है, भेड़ों से मिलती है ऊन, ठीक है? शीप देती है, तो ये बायोडिग्रेडेबल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए, ठीक है? ये आप नाम याद रखिएगा, ऑक्सेनोमीटर। पेड़ों को पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो उसको नापेंगे किससे? ऑक्सेनोमीटर से। इस तरह से याद रख लीजिएगा। अच्छा, जब हमने सेकंड जो लेक्चर पढ़ा था साइंस का, फिजिक्स का, उसमें हमने एक मापक यंत्र वाला चैप्टर था, ठीक है? उसमें हमने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ जो यंत्र होता है वो भी पौधों की वृद्धि नापने के लिए यूज होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैस्कोग्राफ की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी? भारतीय साइंटिस्ट थे वो, तो उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कैस्कोमीटर की खोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वर्षों में निर्धारित कैसे की जाती है? कैसे पता लगता है कि पेड़ कितने वर्ष पुराना है? तो ये पता लगता है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, ठीक है? जो जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो ये देख के बता देते हैं कि जो 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 रिंकल्स पड़े हैं ना पेड़ पे, इसके अकॉर्डिंग बता देंगे कि पेड़ कितना पुराना है, ठीक है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है ये याद रखिएगा आप, सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है? ये नाम याद रख लीजिएगा कि सेल्यूलोज सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, फलों में मीठे स्वाद का कारण होता है। तो फलों में किसकी वजह से मिठास? फ्रूट, फ्रक्टोज, ठीक है? फ्रूट से फ्रक्टोज याद कर लीजिएगा। तो डी क्या हो गया? फ्रक्टोज की वजह से, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला श्राव है? तो कीट के शरीर से निकला श्राव कौन होता है? ये होता है लाख, ठीक है? श्राव बोला है कि एक्सक्रीट करा है उसने, निकाला है उसने, ठीक है? मोती क्या होता है? मोती तो पार्ट होता है उसके बॉडी का, ठीक है? मूंगा की चट्टानें होती हैं, तो वो डेड होते हैं, ठीक है? और गोंद जो होता है वो एक्सक्रीट होता है पेड़ से ही, ठीक है? लेकिन जो सी है, लाख है, वो एक कीड़ा होता है लाख का, वो निकालता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो कुछ लाइट ऐसे देते हैं ना, जुगनू होते हैं जैसे, तो उस तरह से एनिमल जो वो कीट जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको आप देखिए, नाम अगर आप याद रखे करेंगे ना, तो फॉस्फोरेंस, बायोल्यूमिनेसेंस। तो ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस का मतलब ही होता है चमकदार। इंग्लिश का जो ल्यूमिनस वर्ड है उसको बोलते हैं चमकदार, ठीक है? तो अगर आप टिक भी करना चाह रहे हैं, गेस करना चाह रहे हैं, तो बी आप गेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर यही है। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए ए और बी और दे रखा है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो गया? बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है? प्राकृतिक रूप से चमकदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो हरित क्रांति में क्या हुआ था? देखिए, जो भारत में एक्चुअल गेहूं बनता था, मतलब 1947 के टाइम पर जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पर भारत में जो गेहूं की प्रजाति थी वो आज के जैसे गेहूं नहीं थे। वो छोटी छोटी बीजों वाले गेहूं थे, ठीक है। उनकी यील्ड कम होती थी, मतलब अगर पर हेक्टेयर में देखा जाए तो उनका उत्पादन क्षमता कम थी। तो हरित क्रांति में क्या किया गया, उन्नत किस्म वाले बीजों के गेहूं उगाए गए, ठीक है, जिनमें कि दाने बड़े साइज के निकलते थे और जिसकी वजह से यील्ड जो थी खेत की, प्रति हेक्टेयर जो खेत की उत्पादन क्षमता थी वो बढ़ गई। पर उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए उसे पानी की ज्यादा जरूरत हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजादी के प्रारंभिक वर्षों में, एक्चुअली जब देश अंग्रेज छोड़ कर गए थे, उस टाइम पर हमारे देश में खाद्यान्नों की बहुत कमी थी, क्योंकि ज्यादातर खाद्यान्न तो एक्सपोर्ट हो जाता था। तो सबसे पहले सरकार का कंसंट्रेशन जो था वो ध्यान था कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा था। तो सबसे पहला जो स्ट्रेस दिया गया था गवर्नमेंट का, वो खाद्यान्नों के उत्पादन पे दिया गया था। और इस वजह से ही उस समय बहुत सारी जो नहर थी वो बनवाई गई थी। तो ठीक है, तो उनमें से ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नहर है वो है इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना, ठीक है। तो जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो भी उसी टाइम पर बनी थी। और वो क्यों बनी थी, क्योंकि नई जो उन्नत किस्म वाले बीज थे उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती थी, इसलिए नहरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसमें और उसी के टाइम पे क्या हुआ, फिर फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड किया गया, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी भी दी गई, ठीक है, जिससे कि किसानों को छूट पर अगर खाद मिले तो वो खेतों में प्रयोग करें, और खेतों में प्रयोग करेंगे तो फिर अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। तो कृषि में जो उर्वरक में सब्सिडी की शुरुआत हुई थी वो भी वहीं से ही हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता हुई थी हरित क्रांति को फसलों को उगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा कई बार कई वर्षों में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा कि धान के खेत से मीथेन निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के पौध उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई। डैपाग विधि में देखिए क्या होता है, इस तरह से चटाई जैसी बिछा दी जाती है। चावल के जो बीज होते हैं ना, देखिए एक तो विधि होती है जैसे हम आजकल इंडिया में की जाती है कि जमीन में पानी भर दिया और फिर उसमें बीजों को डाला, ठीक है, बीजों को लगा दिया, गाड़ दिया और उसमें ही पेड़ उग जाते हैं। ये जो डैपाग विधि होती है उसमें इस तरह की चटाई बनाई जाती है, ठीक है, और फिर उस चटाई को बिछा दिया जाता है जमीन पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप लाइन लाइन देख रहे होंगे ना, ये अलग अलग चटाइयाँ हैं इसकी, इस तरह की कई चटाइयों को बिछा दिया गया है और फिर पहले उगा दिया जाता है, फिर बिछाया जाता है और फाइनली ये जब पक जाते हैं तब इस फसल को काटा जाता है। तो ये जो डैपाग विधि है ये कहाँ पर विकसित हुई, ये विकसित हुई फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस क्या है, फिलीपींस कौन से कॉन्टिनेंट में है, बताइए मुझे कमेंट करके। एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, फिलीपींस कहाँ पे है, तो सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। तो धान का, जब धान का मतलब चावल का जो खेत होता है, चावल उगाने के लिए चावल की जो पेड़ होता है उसे धान बोलते हैं। तो कई बार ना नीचे जो है वो खरपतवार उगाते हैं, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको मारने के लिए, तो पेड़ से उनको हटाने के लिए कौन सा खरपतवार नाशक यूज होता है, वो होता है, नाम याद रखिएगा आप, 2,4-D, ठीक है, 2,4-D। तो फोटो देख रहे होंगे, 2,4-D अमीन सॉल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर धान की फोटो भी दे रखी कि धान के लिए स्पेशली यूज होता है। अच्छा, जो खरपतवार राशि होते हैं वो क्या करते हैं, वो खरपतवार के पेड़ों को तो मार देते हैं पर वो धान के पेड़ को नहीं मारते, ठीक है, वो धान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो पेड़ एज इट इज खड़े रहेंगे, सिर्फ खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। शाकनाशी मतलब वही खरपतवार नाशी, ठीक है, शाकनाशी को खरपतवार नाशी भी बोलते हैं। तो इसमें भी नाम याद रख दीजिए, ब्यूटाक्लोर, ठीक है। तो 2 हो गए धान के लिए, ये भी धान के लिए यूज होता है ब्यूटाक्लोर। तो धान के लिए 2 हो गए, एक तो ब्यूटाक्लोर, धान के लिए ब्यूटाक्लोर, ठीक है,
और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा ये हो गया 2,4-D, ठीक है, 2,4-D। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा कि ये दोनों धान के खरपतवार नाशी होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे ब्यूटाक्लोर का फोटो है, ठीक है, इसमें भी धान का फोटो है, हर्बिसाइड। शाकनाशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। तो ये कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया, ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा। ये गैम्बूसिया पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में जो जल संधि है वहां पर पाई जाती है। और इस जो गैम्बूसिया है, गैम्बूसिया की स्पेशलिटी ये होती है कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, ठीक है। तो जो अंडे देते हैं ना मच्छर पानी में, तो ये पहले ही उनको चट कर जाएगी और जब लार्वा ही खा जाएगी तो फिर मच्छर बड़े ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या करती है, ये मलेरिया पे और डेंगू पर नियंत्रण के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट मछली है, मतलब मलेरिया, जब मच्छर ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली मलेरिया और या डेंगू का खतरा ही नहीं रहेगा। तो गैम्बूसिया नाम याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है पॉलीथ्रीन, है एक सामान्य, ये क्या होता है, पॉलीथ्रीन का यूज जो होता है वो मॉस्किटो रेपेलेंट के लिए यूज होता है, जो हम ऑल आउट गुड नाइट वगैरह लगाते हैं ना लिक्विड, उसमें यूज होता है पॉलीथ्रीन का, प्रोलेथ्रीन, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रोलेथ्रीन, और किसमें, मच्छर विकर्षक, मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये मॉस्किटो रिपेलेंट का फोटो है और इस पर लिखा भी गया है प्रोलेथ्रीन, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। तो इसमें से देख लेते हैं, खगोलिकी, खगोलिकी को तो माना गया है, ठीक है, ब्रह्मांडिकी है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो इन तीनों को तो साइंस माना गया, पर ज्योतिष का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब थ्योरी तो है, पर उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सकता है अभी तक। जो पंचांग वगैरह होते हैं या जो राशियां हैं और उनका कोरिलेशन है राशियों का लोगों के साथ, उसे अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सका है। तो इसी वजह से इसको अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस, क्लियर। विविध आज यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ साइंस की सारी क्लासेस भी खत्म होती हैं। कमेंट आप लोग ज़रूर फीडबैक कीजिएगा पूरी सीरीज़ के बारे में, इससे पीसीएस अभ्यास चैनल को भी हेल्प मिलेगी और साथ ही जो एस्पिरेंट्स दूसरे चैनल पर आएंगे वीडियो के लिए उनको भी हेल्प मिलेगी, एक गाइडलाइन मिलता है आप लोगों के कमेंट से। इसलिए प्लीज़ कमेंट करें और चैनल के साथ इसी तरह से अपने सपोर्ट को बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलती हूँ मैं एक नए टॉपिक में और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।